दोनों नाम याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और उद्देश्य आप क्लियर कट जानते रहे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जो उद्देश्य था इनका वो क्या था? जन साधारण में राष्ट्रवाद का विकास करना। यहाँ स्टार हमने क्यों लगाया? दो वजह से लगाया। एक तो अभी हमने चर्चा किया था कि जो एसएन बनर्जी थे, अगर याद हो प्रेरक तत्वों में हमने कल की क्लास में इस बात की चर्चा किया था कि जो एसएन बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इन्होंने 1872 से ही सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया था। याद आ रहा है? कौन कौन से मुद्दे थे? दो मुद्दे हमने बताया। एक तो जो इनका व्यक्तिगत था, वो कोई आंदोलन का इशू नहीं था विशेष, कारण भले ही इनिशिएट करने का रहा हो, लेकिन अगर आप देखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो सिविल सर्विसेज मूवमेंट था, उसके पीछे जो मौलिक कारण था वो ये था कि सिविल सेवा का भारतीयकरण किस तरह से हुआ जाए। और ये आंदोलन इतना ज्यादा आक्रामक हुआ कि लोग एसएन बनर्जी को हमेशा ये कहने लगे, सरेंडर नॉट बनर्जी, यानी ब्रिटिश सत्ता के विरोध के प्रतीक बने एसएन बनर्जी, राइट। और आपको बताऊं दूसरा कारण है, आपको ये इसलिए भी बताऊं कि यही एक संस्था ऐसी थी, इंडियन एसोसिएशन, जिसने पहली बार ये सोचा कि क्षेत्रीय संगठनों की जगह पे एक अखिल भारतीय संगठन होना चाहिए। कांग्रेस की गठन के पहले ही इसने एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना का स्वप्न देखा और इसके लिए एफर्ट भी किया। उनको लगता था कि ये जो क्षेत्रीय संगठन है, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनको मिला करके अगर हम क्या करें कि एक अखिल भारतीय संगठन स्थापित करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ज्यादा प्रभावकारी हो सकता है। श्योर? इसलिए हमने यहां पर स्टार लगाया था। फिलहाल एसएन बनर्जी की बात है, आगे हम लोग चर्चा करें तो बताएं। ये भी कई बार पूछा जा चुका है सिविल में। मद्रास महाजन सभा, अगर आप बात करेंगे तो जो मद्रास महाजन सभा है, इसकी स्थापना में तीन नाम मिलेंगे, एमबी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंदचार्लू। राष्ट्रवाद का विकास करना, राष्ट्रवाद का विकास करना। जब हम लोग इसका मैटर आपके पास पहुंचेगा, धीरे धीरे पहुंच रहा है ये मुझे पता है, लेकिन जब हम लोग इस चरण पे आएंगे तो हमने आपको बताया कि आपके सिलेबस में है कि 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के प्रमुख घटनाएं प्लस व्यक्तित्व। सेकेंड फेज में नेशनल मूवमेंट को उन्होंने स्पेशल लिखा है, राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण। आप सिलेबस देखोगे तो एग्जैक्ट लिखा है ना, राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण। और इसी वजह से हमने विभिन्न चरण को एक ग्राफ के माध्यम से आपको पढ़ाया। वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं, वो आपके क्या कहते हैं, सिलेबस का मेन हेडिंग ही है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख है। तो जब हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो नाम आपको मिल रहे हैं, राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंदचार्लू, इनके बारे में आपको कुछ इनके इंफॉर्मेशंस, कुछ इनके फैक्ट्स पता होने चाहिए। बस क्या नहीं पता होना चाहिए ये जानते रहिए। इनका जन्म कौन हुआ, जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, ये कभी नहीं पूछेगा, है ना। बल्कि उनकी किताब क्या थी, उनकी विचारधारा क्या थी, किस आंदोलनों में भाग लिए, किसी का कोई बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो वो पूछा जा सकता है। तो वो यहाँ पे तो क्लास में चर्चा करना संभव नहीं है कि एक एक पर्सनालिटी की आपकी कुंडली दें, लेकिन जब हम लोग उस फेज की चर्चा करेंगे तो आपको आपके भी टारगेट में रहना चाहिए कि दो चार पॉइंट पता होना चाहिए, और इस पे स्टडी मटेरियल में तो रहेगा ही रहेगा, तो उनके बारे में आप जानेंगे। तो कभी कभी सिविल में जो क्वेश्चन इधर उधर से आते हैं वो यहाँ से कवर अप हो सकते हैं, राइट। और अब आप देखें यूपीएससी के और यूपीपीएससी के भी अगर आप क्वेश्चन देखें तो अब ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं कि डायरेक्ट सन पूछ ले या वन लाइनर पूछ ले, वहां पे भी नए सवाल बन रहे हैं, और ये अप्रोच उसके लिए भी यूजफुल होगा, है ना। एक एक लाइन में, वन लाइन में समझना, फैक्ट को जानना अच्छा भले लग सकता है, लेकिन कारगर नहीं होता है। कारगर वही होगा जो आप एनालिसिस के साथ, एक कहानी के साथ, स्टोरी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ उसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, है ना। और यही वजह है कि जो लोग ऐसा नहीं पढ़ते हैं उनको कई बार लगता है कि सर पेपर एक बार आईएएस का पढ़ लिया जाए वही बहुत ज़्यादा है,
हल होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो थोड़ा सा अप्रोच को एब्रॉड करिए, विस्तृत करिए, समझिए, है ना, एक प्लान बनाइए और फिर उसके हिसाब से देखिए। फिलहाल मद्रास महाजनसभा की बात हुई और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना 1885 में ही हुई। जो ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन किन संगठनों की स्थापना 1885 में हुई। तो एक कांग्रेस रहेगा, दूसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी होगा। फिलहाल फिरोज शाह मेहता साहब, तैयब जी, केटी तेलंग, आप देखोगे ना ये सारे आपको आंदोलन के, कांग्रेस के उदारवादी चरण के नेता के रूप में भी दिखाई देंगे। फिलहाल इनका भी उद्देश्य था राष्ट्रवाद का विकास करना। और अब पूरी बात को समझिए, आप खुद बताइए, क्या ये निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो विकास हुआ वो 28 दिसंबर 1885 को जो कांग्रेस की स्थापना हुई वो क्या एओ ह्यूम के लेटर लिख देने से हुई? कि उसका स्वाभाविक ये दिख रहा है कि अगर हम ये निष्कर्ष निकालें कि 1838 से लेकर के 85 तक विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना हो रही थी। आपने देखा कि हर संगठन राष्ट्रीय आंदोलन से ही नहीं जुड़े हुए हैं, कई बार वो अपने हितों की ही बात कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय समस्याएं उठा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। तो ये जो क्षेत्रीय संगठन हैं, इन्हीं का स्वाभाविक परिणाम हुआ एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी एक व्यक्ति के स्टेटमेंट से या किसी एक व्यक्ति के लेटर से नहीं आ जाएगा, राइट। यानी कुल मिलाकर के अब इन दोनों पार्ट से अभी आपके कुछ प्रश्नों का जवाब देना जरूरी है, उसको भी हम देंगे। लेकिन फिलहाल जितना हमने यहां पर पढ़ा उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सर सुरक्षा बल्ब की जो बात है वो तार्किक नहीं है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है एक लंबे समय से, पिछले 4 दशकों से जो राजनीतिक प्रगति हो रही थी, जिस राजनीतिक संगठनों का विकास हो रहा था, उसका तार्किक परिणाम था अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, राइट। अब एओ ह्यूम की भूमिका क्या थी, इसको भी ध्यान लेने की जरूरत है। और एओ ह्यूम की भूमिका के पहले ये इंडियन एसोसिएशन के बारे में एक लाइन और भी आपको बताऊंगा कि इंडियन एसोसिएशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया था। सबसे पहले अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया कलकत्ता में 1883 में और फिर दूसरा सम्मेलन बुलाया उसका 1885 में। क्या ये तथ्य आपको ये नहीं कर रहे हैं कि एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के प्रयास हो रहे थे? जरूर हो रहे थे। और याद रखिएगा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और सुरेंद्र भाई ने बुलाया था, इंडियन एसोसिएशन का दूसरा एसोसिएशन बुलाया था, दूसरा सम्मेलन बुलाया था, कहां पे? कलकत्ता में बुलाया था। और 25 से 30 दिसंबर के बीच जो सम्मेलन बुलाए जाते थे उसके पीछे मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही रहता था कि किस तरह से जो बड़े दिन की छुट्टी होती थी उन छुट्टियों का सदुपयोग किया जा सके। और यही वजह है कि यह सवाल बार बार आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल नहीं था, और आप आंसर लगाते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राइट। और जैसे ही दूसरा सम्मेलन होगा इंडियन एसोसिएशन अपना विलय कर लेगी, किसमें? कांग्रेस में, क्योंकि इसकी खुद की सोच ये थी कि एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होनी चाहिए। बात को समझ में आई, राइट। अब इतनी जब चर्चा हुई तो एक चर्चा यह भी जरूरी है कि सर एओ ह्यूम की क्या भूमिका थी। तब मैं बताता हूं। देखो, इल्बर्ट विल हुआ था, यह आप जानते हो। इल्बर्ट विल विवाद क्या था वो हमने आपको बताया, 1883 में हुआ था। और एओ ह्यूम की सारी साम्राज्यवादियों के प्रति झुकाव होना, साम्राज्यवादी होना,
या ब्रिटिशर्स होना, सब कुछ सही है, लेकिन उसके बावजूद भी एटलीस्ट इतनी क्रेडिट जरूर दिए जाना चाहिए कि उसने कम से कम भारतीय समस्याओं के प्रति समझा और सही समझा कि एक संगठन बना करके एक संगठित रूप से अगर भारत के युवा सामने आएंगे तो वो अपनी समस्याओं को रखेंगे और उसका समाधान हो सकेगा। कम से कम द क्रेडिट शुड बी गिवन टू ए.ओ. ह्यूम। और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के बच्चों को एक खुला पत्र लिखा और उसमें लिखा कि भारत की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान करने का जो उत्तरदायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस पे है? वो युवाओं पर है। और इसलिए युवाओं को सामने आना पड़ेगा। डन? और ये पहले से ही प्रक्रिया चली रही थी, इसलिए उस ए.ओ. ह्यूम के पत्र के हिसाब से लोगों ने यह तय किया कि अब कांग्रेस का गठन होना चाहिए। और इसके लिए शुरू में यह प्रस्ताव किया गया कि इसकी जो पहली बैठक हो वो पूना में हो। इसकी जो पहली बैठक हो वो कहां हो? पूना में हो। लेकिन ऐन मौके पे पूना के स्थान को स्थगित करना पड़ा। उसके पीछे कारण यह था कि उस समय वहां पे प्लेग फैला हुआ था। यानी ये लोग प्लेग से डर गए और राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए एकत्रित हो रहे थे। खैर, ये बुद्धिमानी तो नहीं होगी कि आपको पता रहे कि प्लेग है और महामारी है और आप जाइए वहां पर राजनीतिक संगठन करिए। और ऐन मौके पर फिर बदला गया और इसे बंबई रखा गया। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का वो मैदान, ऐतिहासिक मैदान, ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बना जब राष्ट्र के अलग अलग प्रांतों से आए हुए 72 लोग ने एक अधिवेशन किया और वहां पर एक जो संगठन है उसमें W.C. बनर्जी को अध्यक्ष चुना गया लोकतांत्रिक तरीके से। और इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम से एक संगठन की स्थापना की गई। अध्यक्ष बने W.C. बनर्जी, सचिव बनाया गया ए.ओ. ह्यूम को और आगे चल करके दादा भाई नेहरूजी के सलाह पर इस संगठन का नाम रख दिया गया अखिल भारतीय ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। अब सवाल इस बात का है कि ए.ओ. ह्यूम की क्या भूमिका थी। अब मेन प्रश्न तो यह है, चलो हम मान लेते हैं कि ए.ओ. ह्यूम ने, जो लाला लाजपत राय ने कहा कि ए.ओ. ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व की तरह से यूज किया। हम मानते हैं कि ए.ओ. ह्यूम के अंदर ऐसी भावना रही होगी क्योंकि वो चाहेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन हो। वो क्यों चाहेंगे कि ना समर्थन हो। लेकिन यह भी जान लीजिए कि ए.ओ. ह्यूम अपनी राजनीति में अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसमें राष्ट्रवादी तत्व हावी हुआ, ए.ओ. ह्यूम जैसे लोग साइड बॉटम होते चले गए। आप बताइए, ए.ओ. ह्यूम प्रोपाउंडर था, ये सब जानते हैं, लेकिन ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के आंदोलन से कब अलग होकर चला गया? आप किताबों में भी खोजेंगे तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा। राइट? और इसीलिए कांग्रेस, आप ये कह सकते हैं कि ए.ओ. ह्यूम ने अगर चाहा भी होगा कि सुरक्षा वाल्व की तरह से यूज करें, तो भारतीयों ने उन्हें एक इंसुलेटर के रूप में यूज किया। यानी अगर किसी राजनीतिक संस्था का नेतृत्व या साथ ए.ओ. ह्यूम जैसा या ब्रिटिशर्स करेगा, तो जानते हैं कि संगठन बनाने का जो अधिकार था ब्रिटिश कानून के अंतर्गत तो था,
ब्रिटिशों को प्राप्त था। अगर उसका कोई भी उसका अध्यक्ष सिर्फ अगर भारतीय रहता तो निश्चित रूप से सरकार उस पर क्या करती, तलवार चलाती, ज्यादा शक्ति का प्रयोग करती। और आपको बता दूं 1888 के बाद जब कांग्रेस के खिलाफ सरकार आक्रामक होने लगी तो तुरंत कांग्रेस ने 1889 और 1890 में क्या किया कि यूरोपीय अध्यक्ष बनाना शुरू किया, राइट। तो इन घटना से भी आप इस बात को कह सकते हैं कि एओ ह्यूम को आगे करने का जो एकमात्र उद्देश्य था वो सिर्फ ये था कि ब्रिटिश सरकार बहुत आक्रामक ना हो सके राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ, कम से कम शुरुआती दिनों में। और आगे चल करके जब इसका आधार बहुत विकसित हो गया, जब इसकी मांगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चर्चा का विषय बनी, तब इसको इग्नोर किया जाना संभव नहीं था। क्लियर है? तो अब एओ ह्यूम की भी भूमिका क्लियर हो गई। यानी कुल मिलाकर के इन सारे पक्षों को अगर हम लोग अंतिम निष्कर्ष निकालें, अल्टीमेट डिसीजन निकालें, तो इस बात को कह सकते हैं कि जो सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत है वो कांग्रेस के उदारवादी चरण की आलोचना के लिए लाया गया था और यह वास्तव में कांग्रेस की उत्पत्ति की सही व्याख्या नहीं करता है। कांग्रेस की उत्पत्ति सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत के तहत नहीं हुई थी, बल्कि वह एक स्वाभाविक क्रमिक रूप से जो राजनीतिक विकास था, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट था, उसका परिणाम थे। श्योर? तो ये रहा आपके कांग्रेस की उत्पत्ति से सिद्धांत से संबंधित जो विभिन्न पक्ष थे। एक इंटरेस्टिंग पक्ष और भी है जिसका उल्लेख अमूमन किताबों में नहीं मिलता, और वो है थियोसॉफी सिद्धांत, थियोसॉफी थियरी। थियोसॉफी थियरी, थियोसॉफिकल सिद्धांत। और ये थियोसॉफिकल जो सिद्धांत है वो दिया किसने? एनी बेसेंट ने दिया। क्या दिया? इस सिद्धांत में यह कहा गया कि जो कांग्रेस की स्थापना में 72 लोग थे। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए अभी बताता हूं, फिलहाल इसको हम लोग निपटाएं कि कांग्रेस की स्थापना में जो 72 लोग थे उसमें से अधिकांश थियोसॉफिस्ट थे। थियोसॉफिस्ट समझ रहे हैं कि नहीं? न समझ रहे हो तो बताइए। हिंदी और इंग्लिश हमने यही लिखा। थियोसॉफिस्ट का मतलब यह है ऐसे लोग जिनका ब्रह्म ज्ञान में, धर्म और दर्शन में विशेष रुचि हो, है ना। और एओ ह्यूम खुद थियोसॉफिस्ट था, मैंने आपको बताया ही। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की थी, तो उनको ये लगा कि उनका ये दावा था कि इन 72 में अधिकांश थियोसॉफिस्ट थे और एओ ह्यूम ने उसे कोऑर्डिनेट किया। इसलिए कांग्रेस की स्थापना को में थियोसॉफिकल सोसाइटी या थियोसॉफिकल सिद्धांत को प्रमुख माना जाना चाहिए, राइट। जाहिर सी बात है यह सिद्धांत सरलीकरण है। कोई किसी सिद्धांत को, किसी धार्मिक सिद्धांत को मानता है, इसके आधार पर हम उस धर्म को थोड़ी श्रेय दे देंगे कि वो इस धर्म का था इसलिए उसने किया, राइट। और बाकी एओ ह्यूम के संदर्भ में जितने भी तर्क हैं वो हमने ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, बस जानने की जरूरत है। हाँ, एक सवाल इंटरेस्टिंग ये पूछा जा सकता है, इस पे हम लोग खैर अधिवेशनों में भी चर्चा करते, लेकिन दिमाग में आया इसलिए लिख लिया जाए, इस बात को जाना जाए कि किस प्रांत से या ऐसे लिखे कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किस प्रांत का कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं था।
क्या डालेंगे? मध्य प्रांत एवं बरार का संयोग कहिए। और यहीं से एक बात दिमाग में रख लीजिए कि अगर कोई अधिवेशन होता था तो सबसे ज्यादा उपस्थिति क्या होगी? उस प्रांत विशेष की होगी जिस प्रांत में यह अधिवेशन होगा। श्योर? समझ गए इस बात को? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं विराम देते हैं और ये देखते हैं। आज की क्लास में हमने देखा कि जो विभिन्न चरण थे वो कैसे हुए, कांग्रेस की उत्पत्ति कैसे हुई उसको हमने देखा। कांग्रेस की उत्पत्ति वाले सेक्शन पे हम लोग कल की क्लास में मेंस के सवालों को भी कुछ देखेंगे। यानी पहला जो काम होगा वो ये होगा कि हम लोग कांग्रेस के